अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। IMF मिशन ने ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की है जब अदलिया में अहम तैनातियों और तबादलों का सिलसिला जारी है। जब 26वीं आईनी तरमीम पर जज साहिबान एक दूसरे के आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं, इस दौरान IMF मिशन को अदालती मामलात में दखल अंदाजी मानी खेज मालूम हो रही है। ये तासुर मिल रहा है कि IMF मिशन इलेक्शन धांधली, 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात पर असरअंदाज होना चाहता है। आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से IMF मिशन के 6 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफ किया। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर भी बातचीत की। यानी ये वाज़ेह हो रहा है कि IMF की आईनी तरमीम और जजेस तकर्री पर हद से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस रही है और वो हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत को यह अंदाज़ा था कि IMF मिशन सियासी मामलात में जायज़ा लेगा, इसलिए हुकूमत ने IMF से मुआहिदा छुपाया। रज़ा रब्बानी इस हवाले से वफाकी हुकूमत से IMF मिशन के वीज़े मनसूख करके उसे वापस भेजने का मुतालबा करते हुए कहते हैं कि कोई खुद मुख्तार मुल्क किसी गैर मुल्की को अपने अदालती निज़ाम का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़जाना को ऐसी शराइत पर दस्तखत करने पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वाज़ेह हो चुका है IMF मुआहिदा पार्लियामान और अवाम से क्यों छुपाया गया था। अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात IMF की सियासी उमूर में मुदाखलत पर सवाल उठा रही है, जबकि वाकिफ़ाने हाल हैं कि अदलिया की आपस की तकसीम की वजह से IMF अदालती मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। और ये बात दुरुस्त है कि अगर जजेस मुत्तहिद होंगे तो अदलिया मजबूत होगी और किसी को उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल तो अदलिया में वाज़ेह सफबंदी नज़र आ रही है। और आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने IMF मिशन से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर हवाले से अदलिया में बढ़ते इख्तलाफात और बानी PTI के ख़त पर भी बातचीत हुई और चीफ जस्टिस का कहना था कि आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। मैंने वफ़द को बताया हमारा ये काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताई जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुझे वज़ीर आज़म का ख़त भी आया, बानी PTI का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है, अब वो तय करेंगे क्योंकि मामला आइनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस ने नाराज़ होने वाले जजेस के ख़त लिखने से मुताल्लिक़ कहा कि जजेस जल्द जो है वो एक हो जाएंगे, शायद इनको एतबार नहीं रहा, इसमें कसूर मेरा है। मैंने जजेस से कहा सिस्टम को चलने दे, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस लाने दें। मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी चीफ नहीं बन सकते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कोई चीफ जस्टिस बन गया है, जब इस मामले पर गौर होगा फिर बात करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुदाखलत से मुताल्लिक़ ख़त लिखने वाले जजेस को हल्फ उठाते ही मैंने एक घरमुदू किया। उनका इशू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंडा में पहले नंबर पर रखा। अगर गुज़श्ता रोज़ जजेस जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट ना करते तो बेहतरीन जज सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। चीफ जस्टिस ने यह शिकवा भी किया कि मुझसे पहले जजेस का ख़त मीडिया को मिल जाता है। जजेस का ख़त अभी खोला भी नहीं था कि खबर TV पर चल रही थी। इसमें भी कसूर मेरा है क्योंकि मैं बतौर सरबराह इनके मसाइल हल नहीं कर पा रहा। अब एक तरफ चीफ जस्टिस ने अपनी दिल की बातें मीडिया से और हल्के फुल्के अंदाज में अपने साथी जजेस के साथ शिकवा भी किया, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने भी अपने साथी जजेस से शिकवा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का अपने अहम रिमार्क्स में कहना था कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है, पाकिस्तानियों की अच्छी बात है, ये सिस्टम से लड़ते हैं, 24-25 करोड़ में से ज़्यादा लड़ते हैं और कम बचते हैं। रियासती सतून अब रहे नहीं, रियासत हवा में है। अदलिया, पार्लियामान, एग्जेक्टिव मुनहदम हो चुके। मैं ना उम्मीद नहीं, अब कुछ ना कहकर भी जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी बहुत कुछ कह गए, जबकि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से पार्लियामान के मुनहदम होने पर सख्त रद्द। अयाज सादिक कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज ने कमेंट किया है कि पार्लियामान मुनहदम हो गई, जज साहब को बताया ये पार्लियामान के लिए काबिल कबूल नहीं। मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, पार्लियामेंट का नाम यूज किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज आवर प्रोरोगेटिव। इफ दिस इज ट्रू, आई होप दिस इज नॉट ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, प्लीज कन्वे टू दैट ऑनरेबल जज, इट इज प्लीज कन्वे टू द ऑनरेबल जज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट। अब एक तरफ जजेस और हुकूमत आमने सामने है तो वहीं पर जजेस के अपने इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। जैसा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी जो रिप्रेजेंटेशन 5 जजेस की लिखी हुई है उस पर अपने फैसले में बहुत कुछ कहते दिखाई दिए। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी है और उन्होंने अपने फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी है। फैसले के तहत लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूरी जज बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया
आया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है। फैसले में कहा गया कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रफत की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद की जाती हैं। अब जाहिर है कशीदगी का माहौल तो है, एक तरफ विद इन द जज, दूसरा एग्जीक्यूटिव के साथ मामलात हैं, फिर IMF वफ्द का इस सारे मामले के अंदर कूद पड़ना है। इख्तियार वली खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान और अदालती मामलात में इस कदर दिलचस्पी लेना, ओवरसी करना, क्या ये मुल्की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं है या मुल्की मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल, आपकी जो बात है दुरुस्त है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, ये मानते हैं कि IMF के हम मकरूज हैं और हम उनके प्रोग्राम में हैं, लेकिन कुछ एक लिमिट्स होती हैं जो वहां से फिर आगे जो है तो फिर आपकी रेड लाइन शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में जो आज रजा रब्बानी ने बात की है तो वो हर पाकिस्तानी के जज्बात की अक्कासी कर रहा है, लेकिन हमारे पास चॉइस क्या रह जाती है? तो गुज़श्ता हुकूमत गुजरी है, हम तो वो लोग हैं और वो जमात हैं कि हमने पाकिस्तान का जो IMF के साथ प्रोग्राम था 2016 में हमने क्लोज कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद एक आवाज उठी मार्केट में कि एक मौका खान को भी देना चाहिए, एक मौका कप्तान को भी देना चाहिए, PTI को आजमाते हैं। तो वो मौका जो था वो दे के सारी कौम आज देख रही है कि उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। जो लोग कहते होते थे कि पाकिस्तान जो है तो ये इख्तियार वली खान साहब, यहाँ पे थोड़ा सा तवक्कुफ सर, आपने कहा देखिए इस बात के ऊपर शर्मिंदगी है, पूरी कौम को शर्मिंदगी, और आपने कहा कि इसकी एक वैलिड रीजन मौजूद है। तो रियासत के जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर सॉवरेनिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट सर, और सॉवरेनिटी ना हो तो रियासत नहीं होती। यही बात तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान मुनहदम हो चुकी, रियासत हवा में है। फिर वो बात स्पीकर कौमी असम्बली को इतनी बुरी क्यों लगी जब आप ये मान रहे हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं? मेरे ख्याल में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपनी लाइन जो है वो क्रॉस कर दी है। मोहसिन अख्तर कियानी को सियासत पे बात करने का उनका कोई डोमेन ही नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी ही सर। ये जवाब तो आपको IMF को भी देना चाहिए ना, जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो जवाब आज स्पीकर कौमी असम्बली ने दिया है, यही जवाब शट अप कॉल IMF को देना। सर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात कर सकूंगा, अगर आपने बात करनी है तो फिर आप किए जाए, मैं सुनता हूँ। रेहान सर, मेरा तो सादा सा सवाल है, अगर आप उसका जवाब दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सवाल ही किया था, मैं तो उसका जवाब दे रहा था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये काम ही नहीं है। जिस काम की वो तनख्वाह लेते हैं वो लोगों को इंसाफ देना है। ओहदे का उन्होंने हल्फ लिया है, उसमें कहीं सियासत नहीं है, उन्होंने सियासत से खुद को अलग रखना है। सर, IMF का ये काम है जो वो कर रहा है। मुल्क की इदारों पर मुझे एक बात अगर आप कंप्लीट करने दें तो मैं बात पूरी कर सकूंगा, अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं नहीं कर सकता। सर ज़मनन मेरा सवाल है ना इख्तियार वली खान साहब, आप मेरी बात का बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, बुरा नहीं मान रहा रेहान, लेकिन आप जो सवाल करते हैं उसका जवाब फिर सुनते नहीं। देखिए आपका पॉइंट सर, देखिए आपका पॉइंट आ गया ना कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रेड लाइन क्रॉस की है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने किया। IMF ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। जवाब नहीं दे सकते सर। मैं कब कह रहा हूँ मर्जी का जवाब, मैं कब कह रहा हूँ कि आप मेरी मर्जी का जवाब दें? मेरे मुंह में ना डाले ना, मुझे बात कर लेने दे। मैं इस वक्त गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट का मुद्दा दे लेने दे। जी बताइए। अगर आप अपना मुद्दा मुझे दे रहे हैं कि मैं ये बोलूं, आई एम सॉरी, मैं उस तरह तो नहीं कर सकूंगा। मेरा सवाल सर अगर आप तक पहुंच गया तो आप जवाब दे दीजिए, नहीं तो मैं रिफ्रेज कर देता हूं। आपने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये डोमेन नहीं है जो उन्होंने किया, ठीक है, दैट आई एग्री। तो IMF का ये डोमेन है जो उन्होंने किया। सर मैं फिर कहता हूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये डोमेन नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुल्क की सियासत में इस तरह खुलेआम मुदाखलत करें और उसमें हिस्सा ले। जिस जज को फिर सियासत का शौक हो तो वो इस्तीफा दे, बाहर आए और वो इलेक्शन में हिस्सा ले, बाकायदा किसी पार्टी की टोपी पहनकर वो खुलेआम आ जाए, फिर वो करें। ये लेटरबाजी की सियासत हमें पता नहीं कि ये कहां से शुरू हुई है, ये किस दौर से शुरू हुई है और ये किसने शुरू कराई थी, हमें सब पता है। जहां तक आपने बात की IMF की, तो मैं फिर आपको कहता हूं कि 4.25 साल में जो इमरान खान की हुकूमत गुजरी थी,
उसने ये कहा था इस कौम को बेवकूफ बनाकर कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन हम कर्जा नहीं लेंगे। लेकिन 4.25 साल में जब बाद उनकी हुकूमत जब चली गई तो आपके 75 साल के कर्जों को वो दुगना करके चले गए। अब IMF, आपने देखा कि जो लास्ट प्रोग्राम हमारा उनके साथ हुआ है, नाक से लकीरें उन्होंने हमसे निकलवाई हैं। और यहां पर आपके मुल्क में PTI एक फिरका परस्त जमात जो है, उसने उस फितने ने बाकायदा ये ऐलान सुबह शाम कर रहे थे कि आज शाम को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, आज नहीं तो कल सुबह। देखिए इफ्तियार वली खान साहब, अब यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे PTI का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है सर। यहाँ पे PTI को जाहिर है दिफा करने वाला कोई नहीं है कि वो आपकी इस बात पे रिस्पॉन्ड कर सके। मेरा सवाल मेरा सवाल ले लें सर, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप मुझे इजाजत दें सर, में वो कर्जे IMF से कर्जे दुगने ना करते, IMF प्रोग्राम के लिए IMF के पास ना जाना पड़ता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता जो हम देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आज अगर IMF इंटरवीन कर रहा है मुल्क की सियासी और अदालती मामलात में, तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जो मुआहिदा आपने, अब मेरा सवाल सर ले लें प्लीज, अब प्लीज सर मेरा सवाल लीजिए प्लीज, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सवाल कर सकूं। IMF के साथ जो मुआहिदा किया गया, क्या उस मुआहिदे के मंदरजात में यह था कि IMF वफ्द आके हमारी पॉलिटिकल डोमेन में भी इंटरवीन करेगा, वो लाइन भी क्रॉस करेगा और अदालती मामलात को भी आके देखेगा, वहां पे भी रेड लाइन क्रॉस होगी? ये आपने अपने हाथ काट के या बांध के दे दी IMF को? उस मुआहिदे के अंदर मौजूद था ये? I don't think so। उसमें ऐसा सच कुछ है, लेकिन मैंने पूरा मुआहिदा भी नहीं पढ़ा। बेहतर है आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो सर सामने लेके आए तो पढ़े ना, पब्लिक कर देते सर। वो तो मेरे ख्याल में कोई इतना खुफिया दस्तावेज भी नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास एक मुआहिदा पड़ा भी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, आप जरूर उसको पढ़ लीजिए। तो अगर उस मुआहिदे के अंदर ये शामिल नहीं और खिलाफ मुआहिदा IMF ये कर रहा है, तो आप एहतजाज करेंगे IMF से, या उनको शट अप कॉल देंगे? या स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो कुछ मोहसिन अख्तर कियानी साहब को आज कहा, ब्लंटली ये गवर्नमेंट खड़ी हो कि IMF को शट अप कॉल देने के लिए तैयार है? आप इतना स्पॉन्टेनियस रिस्पांस के लिए मेरे ख्याल में ज्यादा उतावले होने की बिल्कुल किसी को भी जरूरत नहीं है, ना आपको ना मुझे। ये पाकिस्तान है, ये हुकूमत है, सॉवरेन है, और मुल्क की बागडोर जो है वो महफूज हाथों में है। हम जानते हैं कि अब IMF के साथ किस तरह डील करना है, जवाब क्या देना है, और इन चीजों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और इस बला से, इस मुसीबत से हमने खुद को, इस मुल्क को और पाकिस्तानी अवाम को किस तरह निकालना है, हमें डिसाइड कर लेंगे। आपकी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे खड़ी हुई है। रज़ा रब्बानी साहब ने तो ये तक कहा कि रिस्पांस, बेफिटिक रिस्पांस ये होना चाहिए कि इनके वीजे मनसूख करके इनको वापस भेजें। उनके जज्बात की मैं कदर करता हूं, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लें कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो भी फिर देख लें। फिर तो वही काम हो जाएगा जो PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान चाहते हैं कि ये मुल्क हो जाए डिफॉल्ट। तो फिर तो इफ्तियार वली खान साहब, हमें बहुत सारी चीजों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारी सॉवरेनिटी बार बार चैलेंज होगी, हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज होगी बार बार, और आने वाले दिनों में जो फिर चीज नजर आ रही है वो तो बहुत खतरनाक है सर। देखिए, मुझे तो वो वक्त भी याद है कि जब इंडिया ने 5 धमाके किए थे और अमेरिका ने प्रेशर डाला था कि आप धमाके नहीं करेंगे। हमने उसके बदले में 6 धमाके कर दिए थे 5 के बदले में। और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का ये ऐलान भी मुझे याद है, मैं आज दोहरा देता हूँ कि पेट पर पत्थर बांध लेंगे, भूखे रह लेंगे, घास खा लेंगे, लेकिन अपनी कौमी गैरत और हमीयत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो आज वो जवाब इसलिए नहीं मिल रहा कि नवाज शरीफ साहब नहीं है सर? नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ इज वेरी मच देयर, वेरी मच। उनकी वो इस वक्त पूरी गवर्नमेंट को देख रहे हैं, लेकिन आज तो वो नवाज शरीफ भी खामोश है सर। इतने बड़े इवेंट हो गया और खामोश है वो। खैर, इतना स्पॉन्टेनियस रिस्पांस ही आपकी मीडिया के चैनल पे होता है। जो निज़ाम हुकूमत होता है उसका अपना एक सिस्टम होता है, और इदारों को, बैनुल अक़वामी इदारों को और बैनुल अक़वामी दोस्तों को और अग़यार को किस तरह रिस्पॉन्ड करना होता है, उसका एक अलग तरीक़ाकार होता है। ये कोई टीवी पे बैठे हुए टॉक शो का प्रोग्राम नहीं होता। इस पे अब किसको डिमार्च करेंगे सर? जिसको भी करना होगा वो कर लिया जाएगा, और हुकूमत उस पर अपनी लाइन ले लेगी। मेरे ख्याल में आपको और पूरे मुल्क को, मैं पाकिस्तानी अवाम से बिलखुसूस मैं उनको ये बावर कराता हूँ कि ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह वी विल लुक इनटू द मैटर,
और whatever is needed we will do that. कौन कौन परेशान ना हो सर? आज वकला एहतजाज कर रहे हैं, जजेस एहतजाज कर रहे हैं, मीडिया एहतजाज कर रहा है, आपकी ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज कर रही हैं। इस घुटनज़दा माहौल, दहशतगर्दी का अफरीत अपनी जगह पे है, तो किस किस को कहेंगे कि परेशान ना हो? वो कहते थे कि मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है। वकला सारे वकला नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट बार ने एहतजाज नहीं किया, पंजाब बार ने एहतजाज नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा बार ने एहतजाज नहीं किया, दीगर सूबों के बार ने एहतजाज नहीं किया। सिर्फ एक जमात की जो वकला की तंजीम है ILF, उनकी कॉल थी। अगर आप उसको सारे वकला की नुमाइंदा तंजीम समझते हैं तो ये आपकी अपनी राय होगी, मेरी नहीं है। पीका एक्ट की बात आप करते हैं तो जिसके पास सच्ची खबर है तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो सुबह शाम टीवी पर और मोबाइल पर बैठकर डिजिटल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए खतरे की घंटी जरूर है। आपने देखा कि लाहौर में पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ ही नहीं, लेकिन पूरे मुल्क में तलबा को एहतजाज पर आमादा करके उनको उकसाया गया। आपने देखा कि 26 नवंबर को पहला ऐलान तहरीक इंसाफ ने यह किया था कि हमारे 1400 लोग शहीद हो गए, हमारे 4000 लोग मिसिंग हैं। फिर हकीकत क्या निकली? तो पीका एक्ट ऐसी चीजों के तदारक के लिए लाया गया है। आप जैसे अच्छे और सच्चे सहाफियों को कोई उससे फिक्र नहीं होना चाहिए। जो लोग झूठ फैलाते हैं, सनसनी फैलाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं यूट्यूब से, उनके लिए ये कड़ा वक्त है। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज नथिंग टू गेट बॉदर्ड? गवर्नमेंट ही बॉदर्ड है मेरे ख्याल में, बाकी तो सारे लोग मजे ही ले रहे हैं। इख्तियार वली खान साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का इन चीज़ों को देखने का एक अपना स्टाइल है, पॉलिटिकल अपोनेंट कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर लीगल फर्टर्निटी कैसे देख रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हामिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। इसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा सेनेटर हामिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो आज जस्टिस याया अफरीदी ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन इजलास जजेस के एलिवेशन को डिफेंड किया है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो रिमार्क्स थे उनको रिस्पॉन्ड स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब ने किया। यानी दोनों तरफ से जो इसके ऊपर ना सिर्फ वजाहत सामने आ रही है बल्कि वो इसको डिफेंड कर रहे हैं, इस पर जो अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, राय रखते हैं। तो आप चीज़ों को जिस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं, ये डेवलपिंग स्टोरी है, कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं? ये एक बड़ा अफसोसनाक कोशिश है अदलिया को भी अपने मातहत कर दिया जाए और जो वो चाहें वो ही अदलिया से फ़ैसले हासिल कर सकें। और इसके लिए इन्होंने जो 26वीं तरमीम लेके आए हैं जिसका असल टारगेट तो सिर्फ अदलिया है, उसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज कर दिया, उसके ट्रांसफ़र प्रोसेस को भी, और इस तरह से और भी जो कुछ कर सके इंटरनली डिवाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट्स को भी। हाँ, हाई कोर्ट्स के अंदर भी आइनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट में भी आइनी बेंच, यानी वर्चुअली वो दो एक इंडिपेंडेंट बेंच बन गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सारी सूरत हाल बड़ी ही परेशान कुन और अफसोसनाक है। इससे अदलिया की तबाही हो रही है और अदलिया का वक़ार लोगों की निगाह में गिर रहा है बुरी तरह। लेकिन हामिद खान साहब देखिए, दो ही जगह हैं जहां से ये मामला फिक्स हो सकता है या रेक्टिफाई हो सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसके चीफ जस्टिस इस सारे प्रोसेस का दिफा कर रहे हैं, याया अफरीदी साहब की आज की गुफ्तगू, और दूसरा फोरम पार्लियामान है। और पार्लियामान का जो कस्टोडियन है स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब, वो भी खड़े हुए हैं, वो भी अपने इकदामात का दिफा कर रहे हैं भरपूर अंदाज में। तो दोनों ही जगहों से रेक्टिफाई होना है और दोनों ही इसके लिए तैयार तो नहीं है, तो फिर ये मामला हल कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक तो स्पीकर का ताल्लुक है उसको तो मैं पपेट से ज़्यादा समझता ही कुछ नहीं, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। उसने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि स्पेशल बेंच जो है स्पेशल सीट्स जो हैं वो दी जाएं।
अदालत वो पार्टीज को दी जाए। 12 जुलाई का फैसला है, उस पर उसने अमल दरामद नहीं किया। मेरे नज़दीक तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी मेरे नज़दीक तो वो शख्स जो है आइन की भी बहुत धज्जियाँ बखेर रहा है। जहाँ तक आ गई दूसरे चीफ जस्टिस साहब की बात आ रही है, पहली तो बात ये है कि उन्होंने बहुत मायूस किया है। पहले तो उनकी कुछ शोहरत बेहतर थी, लेकिन इनको आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाया गया 26वीं तरमीम को इस्तेमाल करते हुए, वरना ये बात सेटल हो चुकी थी कि आइंदा से चीफ जस्टिस जो होगा वही होगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा। उस हैसियत में तो मंसूर अली शाह ही थे जिनको चीफ जस्टिस बनना था। इनको भी बनना था लेकिन अपनी बारी पे, यानी इनको तीसरे नंबर पे बनना था। इसके बाद मुनीब अख्तर ने बनना था और उसके बाद फिर इनकी बारी थी याहिया साहब की। लेकिन याहिया साहब इस वक्त ऑफिस के चक्कर में ये अपने जो है असूलों को इन्होंने कुर्बान कर दिया। जो इल्ज़ामात किए जा रहे हैं, जिस तरह की तकर्रियाँ की जा रही हैं 26वीं तरमीम के तहत, ये सारी अदलिया के लिए बहुत नुकसानदेह और इवेंचुअली तो कौम के लिए नुकसानदेह है। देखें ना, अदलिया तो कस्टोडियन है आइन की, अदलिया कस्टोडियन है लोगों के बुनियादी हकूक़ की। अगर अदलिया ही कमज़ोर हो जाएगी, बेबस हो जाएगी, तो उस सूरत में कौन सफर करेगा? लेकिन हामिद खान साहब, व्हाट ऑप्शंस आर यू लेफ्ट विद? देखिए, एज फार एज लीगल फ्रेटर्निटी इज कंसर्न, तो ऑप्शंस क्या है? अब फिर पॉलिटिकल साइड पे भी जुडिशल कमीशन इजलास में 4 अरकान ने बायकॉट किया और आज चीफ जस्टिस ने कह दिया कि बायकॉट करने वाले अगर बायकॉट ना करते तो फिर ये एतराज़ ना होता कि चौथे जज को एलिवेट कर दिया गया चौथे नंबर पे, फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल भी जो है वो इंटैक्ट रहता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है जो बायकॉट करके चले गए। तो बायकॉट करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, इन्होंने जुडिशरी के अंदर यूनिटी ख़त्म की है। इसमें उनका नहीं, बायकॉट करने वालों ने कह दिया था कि भाई पहले इसको पोस्टपोन कर दो। यही वकला की डिमांड थी कि अभी फ़िलहाल इस जुडिशल कमीशन के इजलास को पोस्टपोन करो, अभी सुप्रीम कोर्ट में इंडक्शन ना करो जब तक कि 26वीं तरमीम के केस का फ़ैसला ना हो जाए। ये बड़ी माकूल किस्म की जो है मुतालबा था और उसके मुताबिक तो 26वीं तरमीम जो केस है अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते लगना चाहिए, क्योंकि 3 हफ्ते के बाद लगने का सुप्रीम कोर्ट ने जो था ऑर्डर किया था। तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि आप कुछ दिन और नहीं इंतजार कर सकते जुडिशल कमीशन की मीटिंग का? तो आइन के ताबे कर दिया है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मौजूद है और जब तक वो डॉक्यूमेंट अपनी जगह पे है हमें उसी के मुताबिक एक्ट करना है जो चीफ जस्टिस का पॉइंट ऑफ व्यू है या उन जजेस का है जो रेगुलर बेंच के जजेस हैं। बात यह है कि इनको ये बात कहनी नहीं चाहिए जब इनको पता है 26वीं तरमीम अंडर अटैक है, अंडर चैलेंज है। आपने वो चैलेंज को खुद एक्सेप्ट किया हुआ है और आपने उस पर नोटिस जारी किया हुआ है। अब जबकि फैसला होना बाकी है, जब एक मामला अंडर डिस्प्यूट है, उसको उसका सहारा लेते हुए उस डॉक्यूमेंट का, जो कि डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है सारे मुल्क में, उसके सहारे उसका आप सहारा ले रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। इनको तो इस बात की समझ है, कोई और आम आदमी कहे कि जी 26वीं तरमीम होगी तो पाबंद है। पाबंद तो अब तब है अगर उसके ऊपर अभी फाइनल फैसला हो चुका हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आफरीदी साहब का जो ये कहना है बिल्कुल बेबुनियाद गलत है और उससे इनका बायस शो हो रहा है कि चूँकि ये बेनिफिशरी हैं 26वीं तरमीम के, वरना ये तो अपनी बारी पे बनते, तीसरे नंबर पे जाके बनते। इनको अब मौका मिल गया चीफ जस्टिस बनने का, जो कि जिसकी वजह 26वीं तरमीम है। फ्रैंकली स्पीकिंग सादा सा सवाल भी है और जाहिर है इसके ऊपर जो हुकूमत कहती है वो ये कि पूरे तरीके से सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के साथ आप पूरी लाइजन में थे, फिर हुकूमत के साथ इसमें लाइजन में थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी और मंशा शामिल थी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पे, जिस पे आज हरगिज़ नहीं, झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। इसमें तहरीक इंसाफ ने पूरी तरह अपोजिशन की। सेनेट में मैंने उसके खिलाफ वोट डाला हुआ, अली जफर ने डाला हुआ, हम सब ने डाला उसके खिलाफ। इस तरह से थ्रू आउट निगोशिएशन हम अगर की है JUI से तो इसी बात पर की है कि भाई 26वीं तरमीम नहीं पास होनी चाहिए, इससे अदलिया की बर्बादी हो जाएगी, आइन तबाह हो जाएगा।
तो ये कैसे कह सकते हैं पीटीआई इसमें शामिल है? पीटीआई सख्त मुखालफ है इस तरमीम की, क्योंकि इस तरमीम से कौमी नुकसान पहुंचा है। इसमें सिर्फ मसला किसी एक पार्टी का नहीं है। भाई हम कोई एक सियासी पार्टी के अंदाज से नहीं बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर मुल्क का एक बहुत बड़ा सतून जिसको हम अदलिया कहते हैं वो तबाह हो जाता है तो उसका नुकसान तो कौम को होता है, उसका एक सियासी जमात को तो नुकसान नहीं। और ये लोग जो है इन्होंने जो कुछ भी किया है ये अमेंडमेंट जो है किसी और के कहने पर हुई है, क्योंकि इसके बारे में तो किसी को बताया भी नहीं गया, ना इसका मसौदा आम किया गया, ना लोगों से राय ली गई, ना लीगल फर्टर्निटी से पूछा गया कि आया ये अमेंडमेंट मुनासिब है कि नहीं। बगैर उसके रात के अंधेरे में लोगों को उठा उठा के लाया गया है। हमारे सामने किसी को व्हील चेयर पर उठा के लेके आए, किसी औरत के बेटे को उठाया हुआ था, उसको मजबूर करके उससे वोट डलवाया गया, वरना तो इनके नंबर भी पूरे नहीं होते थे। हमारे पीटीआई के 5 जो मेंबर नेशनल असेंबली थे उनको पार्टी के फैसले के, पार्टी के हिदायत के बरक्स उनसे वोट डलवाया गया इसके लिए। हामिद खान साहब, सर लास्टली देखिए, जुडिशल जुडिशल कमीशन के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वहां भी मामला अददी अक्सरियत पे आ गया है और पार्लियामान के अंदर तो मैटर ही अददी अक्सरियत का है। तो दोनों जगहों के ऊपर अब इस मामले का फिक्स क्या है? आपके पास ऑप्शंस क्या बचे? ऑप्शन यही है कि इसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि 26वीं तरमीम के वक्त थी, ये जो नए भर्ती किए हैं इनको नहीं, वो बैठ के ये फैसला करें कि आया 26वीं तरमीम जायज़ है कि नहीं। और आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो खुद इसको डिफेंड कर रहा है। आपको ये कौन बिठाएगा, कौन करेगा सर? देखिए वो बेंच बनेगा, अगर ये नहीं बैठना चाहते मत बैठ, बाकी 15 जज फैसला कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फलस्तीन के हवाले से सख्त इक़दामात पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अमरीकी सदर ट्रंप की फ़लस्तीन के खिलाफ सख्त पॉलिसी देखकर यह वाज़ेह हो चुका है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ किस कदर बुग़्ज़ और कीना रखते हैं। वो कभी फ़लस्तीन के खैरख़्वाह नहीं हो सकते। पहले उन्होंने गज़ा पर कब्ज़ा करने का ऐलान किया और अब वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हमास ने इसराइली कैदी रिहा ना किए तो फ़लस्तीन में तबाही मच जाएगी। ये सबसे पहले अमरीकी सदर क्या कह रहे हैं उसकी एक झलक आपके साथ। ट्रंप फ़लस्तीनियों के मामले पर शिद्दत पसंद साबित हुए हैं। वो फ़लस्तीनियों को उनके वतन से अलग करने का ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि फ़लस्तीनियों ने अपने वतन की खातिर अपने जान और माल बेदरेग कुर्बानियाँ दी। फ़लस्तीनियों ने वतन की खातिर दहाइयों से जारी इसराइल के जुल्म और जबर का सामना किया और इसराइल की बर्बरियत और जुल्म का जवाब साबित कदम रहकर दिया। और अब ऐसे में फ़लस्तीनियों को ये कैसे गवारा हो सकता है कि वो धमकियों की बुनियाद पर अपने वतन से दस्तबरदार होकर जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएँ। और ऐसी ही बात तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हज़ारों साल तक गज़ा वालों को उनके अबदी वतन से निकालने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। गज़ा के वो लोग जिन्होंने 471 दिनों तक इसराइल के हर किस्म की ज़ालिमाना वहशियाना वजूद अपनी सरजमीन नहीं छोड़ी, वो गज़ा में ज़िंदा रहेंगे चाहे उन्हें कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े। तैयब एर्दोगान इस हवाले से क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अब ट्रंप ये कमज़ोर दलील तराश रहे हैं कि गज़ा जंग की वजह से मुकम्मल तबाह हो चुका है, इसलिए अब वो रहने के काबिल नहीं है। इसलिए फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र चले जाना चाहिए और इन दोनों ममालिक को इन्हें पनाह देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका इन्हें सालाना अरबों डॉलर्स देता है। यानी अमेरिकी सदर दौलत और ताकत के नशे में चूर होकर फ़लस्तीनियों के हुकूक़ को दबाने और उन्हें पायमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन हुकूक़ को दबाने पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारिजा ने भी ट्रंप के बयान की मज़ामत की है और मज़म्मत के साथ साथ बानी पीटीआई ने अब तक डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहाना बयान की मज़म्मत नहीं की। ये खासा तशवीशनाक है कि जहां बानी पीटीआई दीगर मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं, वहीं इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर अभी तक कोई कमेंट, कोई ट्वीट, कोई बयान सामने क्यों नहीं आया। इसलिए उन पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत का ख़तरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप उनके तमाम मसाइल का मदावा करते हुए उन्हें जेल की सलाखों से बाहर ला सकते हैं। इस वक्त बानी पीटीआई को तो चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म का साथ देने वालों के लिए लबकुशाई करें, लेकिन ऐसा तासुर उभर रहा है कि बानी पीटीआई ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहते। हालांकि बानी पीटीआई माजी में फ़लस्तीन के हुकूक़ की बात करते रहे, लेकिन अब अमेरिका की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहाना और शिद्दत पसंद पॉलिसी पर बानी पीटीआई की मानी खेज खामोशी सवालिया निशान बन रही है। अहम नुकता यह है कि तहरीक इंसाफ IMF मिशन से इलेक्शन धांधली और अदलिया के मामले पर तो शिकायत लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन फ़लस्तीन के खिलाफ अमरीकी सदर की जारहियत और जुल्म पर IMF मिशन से बात करने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि IMF वेब की जुडिशल कमीशन में ऐसे मुलाकात में हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, इलेक्शंस में जो हुआ वो सारा मामला IMF वेब के सामने रखेंगे।
अब सवाल यह है कि क्या पीटीआई आईएमएफ वफ़द से ये सवाल पूछने की जसारत करेगी कि आईएमएफ मुल्की मामलात में मुदाखलत से पहले अमरीकी सदर से ये सवाल क्यों नहीं करती कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ये सवाल पूछने की बजाय इन्हीं बैरूनी ताकतों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है ताकि वो अपने मामलात को दुरुस्त कर सके। पीटीआई माजी में भी आईएमएफ से मदद मांगती रही है और अब भी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि आईएमएफ किसी तरीके से उनकी मुश्किलात को कम करने में अपना किरदार अदा करे। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ये सवाल उन पर उठ रहा है कि चाहे मुल्क की मईशत का मामला हो या फिर मजलूम फ़लस्तीनियों का, तो वो सिर्फ अपने सियासी मफादात से उनको गर्ज़ फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जालिम और जालिम का साथ देने वाले दोनों एक जैसे हैं और जुल्म पर खामोश रहने वाला भी जालिम ही शुमार होता है। होना तो ये चाहिए कि तमाम सियासी क़यादत कम से कम फ़लस्तीन के मामले पर एक पेज पर हो जाए और मिलकर फ़लस्तीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि अमेरिका मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसी फ़लस्तीनियों के बारे में क्या ख़तरनाक सोच रखता है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो CSS करने वाले तलबा किन मुश्किलात से दो चार हैं इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। CSS का इम्तहान तलबा के लिए वबाल जान बन गया है। दर हकीकत CSS इम्तहानात जो गुज़श्ता साल फरवरी में हुए थे उनके नताइज अब तक मंजर आम पर नहीं आ सके, यानी साल गुजर गया लेकिन CSS का इम्तहान देने वाले अब तक नताइज की राह देख रहे हैं। ये ज़रूरी होता है कि 8 महीने के अंदर अंदर CSS के नताइज जारी किए जाएँ, लेकिन एक साल से नताइज ताख़ीर का शिकार होने की वजह से उम्मीदवारों में बेचैनी पाई जा रही है और जाहिर है कि उसकी एक वजह भी है और वो वजह यह है कि CSS के साल 2024 के नताइज जारी करने की बजाय अब CSS इम्तहान 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आर के मुताबिक 3700 लोग इस साल भी CSS का इम्तहान देंगे जो 2024 में भी इम्तहान दे चुके हैं। अब उम्मीदवार तो इस कशमकश में रहेंगे कि वो आइंदा CSS के इम्तहान में शामिल हों या वो पिछले नताइज का इंतज़ार करें। अब वो तलबा जो दोबारा CSS का इम्तहान देना चाहते हैं या फिर वो तलबा जिनके पास CSS का इम्तहान देने की कम अटेम्प्ट्स बची हैं, वो इस गुमगु में हैं कि वो नए सिरे से इम्तहान दें या फिर नताइज का इंतज़ार करें। अगर वो नताइज का इंतज़ार करते हैं तो अगला इम्तहान नहीं देते और अगर वो 2024 के नतीजे में नाकाम होते हैं तो उनकी अगली अटेम्प्ट भी ज़ाया हो सकती है। अब इसी गुमगु की कैफियत से बचने के लिए मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को CSS 2024 के नताइज जारी करने से कबल नए इम्तहानात मुनक्किद करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की, जबकि दरख्वास्त गुजार हमजा जावेद और दीगर अफराद अपने वकील अली रजा एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान चेयरमैन FPC जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सती, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि CSS 2024 के नताइज अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजारों की 2025 का इम्तहान मुलतवी करने की अपील इसलिए मुस्तरद की गई क्योंकि CSS 2025 के इम्तहानात के बाद भी उनके मौक़े ख़त्म नहीं होंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि एक दरख्वास्त गुजार पहले ही अपने तमाम मौक़े इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए वो इस केस में मुतासरा फरीक ही नहीं है। चेयरमैन FPSC ने बताया कि मुल्क भर में CSS इम्तहानात के लिए 88 हॉल्स बुक किए जा चुके हैं और तमाम मुतल्लिका पेपर्स भी इम्तहानी मराकज़ को इरसाल कर दिए गए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दलाइल देते हुए वो कहते हैं कि CSS 2025 के इम्तहानात का आगाज़ 15 फरवरी से हो रहा है और कानून FPSC को इजाज़त देता है कि अगर पिछला नतीजा जारी ना हो तो भी अगला इम्तहान मुनक्किद किया जा सकता है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद FPSC को CSS 2024 के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तहानात रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अब सिविल सर्विस का इम्तहान पास करना हर बासलाहियत तालिब इल्म का ख्वाब होता है। इस इम्तहान में कामयाबी के लिए वो सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाबी चंद एक के ही कदम चूमती है और अब ऐसे में नताइज की ताख़ीर ने तलबा में मायूसी की लहर दौड़ा दी है, जिसको शायद मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ही उम्मीद में बदल सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।